मोशन इन ए प्लेन। सो गाइज आज स्टार्ट करने वाले हम अपना न्यू चैप्टर मोशन इन ए प्लेन या फिर ये कहे मोशन इन टू डायमेंशन। और इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं कवर। एक तो इसका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आया तो कोई पूरा चैप्टर समझ नहीं आएगा। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इस वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन, मतलब टू डायमेंशनल मोशन। मोशन इन टू डायमेंशंस होता क्या है। सबसे पहले तो प्लेन क्या होता है, क्या आप जानते हैं प्लेन किसे कहते हैं? क्या ये जो सामने एक एरिया इसे प्लेन, कितने टाइप का प्लेन होता है? सर अलग अलग तरह के एरोप्लेन होते हैं। अरे एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा हूं भाई, प्लेन की बात कर रहा हूं। प्लेन कितने टाइप के होते हैं? अब जहां आप बैठे हैं ना, उसी रूम के अंदर बैठे बैठे आपके लेफ्ट में जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में देखिए आप, देखिए अब ये जो लाइन गई है ना आपके लेफ्ट में सीधे नीचे, इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस। आपके पीछे बैक साइड में जो लाइन गई है इसको मान लीजिए वाई एक्सिस। जस्ट इमेजिन, देखिए आप एक्स वाई, और ये जो लाइन ऊपर बनी है, ऊपर जो दीवार का एक कॉर्नर बनते हुए जा रहा है छत रूफ तक, इसे मान लीजिए जेड एक्सिस। तो तीन कोऑर्डिनेट हो गए हमारे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड। यस, ये कौन सा है? एक्स। ये कौन सा है पीछे से? वाई। और ये क्या है? जेड। अब बताइए आप कौन से एरिया में बैठे हैं, वो किन दो कोऑर्डिनेट से घिरा हुआ है? यस, एक्स और वाई। तो जिस प्लेन में आप बैठे, ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। अगर कोई चींटी पीछे दीवार पे आपके चढ़ जाए तो वो कौन से प्लेन में मोशन कर रही है? दीवार किन दो बाउंड्री से मिलकर बनी है? वाई और जेड। तो ये पीछे वाली जो दीवार है वाई जेड प्लेन हुआ। इसके सामने जो दीवार है वो भी वाई जेड प्लेन है। तो मतलब अगर मैं इस मार्कर को ऐसे फेंकता हूं तो ये कौन से प्लेन में ट्रेवल कर रहा है? वाई जेड। इसके सामने जो प्लेन है वाई जेड। अगर मैं इसको ऐसे फेंकता हूं नीचे से ऊपर तो ये किसके पैरेलल है? कैसे जा रहा है? नीचे से ऊपर। तो नीचे वाला जो प्लेन है वो कौन सा है? एक्स वाई। तो ये कौन सा मोशन कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, ये बराबर लेफ्ट साइड में जो दीवार है, देखिए किन दो बाउंड्री से घिरी हुई है? एक्स एंड जेड। तो ये कौन से प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में। इसके सामने जो ये इधर दीवार है, ये भी कौन सा प्लेन हुआ? एक्स जेड प्लेन। तो इस दीवार पे कोई चींटी मोशन कर रही है, ऊपर चढ़ रही है, तो कौन से प्लेन में मोशन कर रही है? एक्स जेड। फ्लोर पे चल रही है तो एक्स वाई। पीछे वाली दीवार पे है तो कौन सा है? वाई जेड। तो तीन तरह के प्लेन होते हैं बेटा, एक्स वाई प्लेन, दूसरा होता है वाई जेड और एक होता है जेड एक्स। तो ये तीन तरह के प्लेन होते हैं। तो मोशन इन ए प्लेन, तो प्लेन कितने तरह के होते हैं? तीन। चलिए एक बना के देखते हैं क्यूब। इस क्यूब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपका रूम है, ये हमारा कोऑर्डिनेट है। ओके, अब इसके अंदर अलग अलग एक प्लेन तो हो गया हमारा ये। अगर ये एक्स एक्सिस है, इसको मैं निकाल लेता हूं एक्स, ये वाई और ये क्या है भैया? जेड। तो ये कौन सा प्लेन हो गया? यस, एक्स वाई प्लेन। और ये वाला जो प्लेन है, अलग कलर ले लेते हैं, ये वाला जो प्लेन है इसको क्या बोलेंगे? वाई जेड। तो ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। और ये जो प्लेन बच गया हमारा, इसके सामने जो ये दीवार है ये भी गया वाई जेड। तो जो उधर वाली दीवार बची है इसको अलग कलर से ले लेते हैं। ओके, तो ये वाला जो प्लेन है इधर वाला, ये किस किस से मिलके बना है? एक्स और जेड, इन दो बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो ये वाला प्लेन क्या है? एक्स जेड प्लेन। तो ये इस तरीके से हमारे तीन तरह के प्लेन होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो अगर कोई चींटी ऐसे इस फ्लोर पे ऐसे मोशन कर रही है तो हम क्या बोलेंगे? किस प्लेन में है? एक्स वाई।
इधर मूव कर रही है तो वाई जेड, इधर मूव कर रही है तो जेड एक्स। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ अगर कोई एक सीधी लाइन में मोशन करते जा रही है तो कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। मान लीजिए कोई चींटी है और वो सीधे मूव करते जा रही है ऐसे इस डायरेक्शन में, तो केवल एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, केवल वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। पहले वो यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे थी, फिर थोड़ी देर बाद देखा वापस चली गई, तो क्या हुआ, केवल एक ही कोऑर्डिनेट बदल रहा है, ओनली एक्स। तो इसे कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। जब केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो वन डी मोशन को क्या बोलेंगे, मोशन इन ए लाइन। एक लाइन में जब मोशन होता है उसे बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। ओके, टू डायमेंशन मोशन किसे कहते हैं, जब किसी चीज के चलने से दो कोऑर्डिनेट बदलते हैं लगातार, कंटिन्यू दो कोऑर्डिनेट। कैसे, चींटी चढ़ी पहाड़ पे, पी के 9 मन तेल, ऐसे चलते जा रही है। ठीक, कितने कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, एक्स भी बदल रहा है और साथ साथ वाई भी बदल रहा है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू है x1 और y की वैल्यू y1, दो कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं लगातार चलने से चींटी के। तो जहां दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं उसे कहते हैं मोशन इन ए प्लेन। और जहां तीन कोऑर्डिनेट बदल जाए, 3D मोशन, इसे कहते हैं मोशन। देखो चींटी के पर निकल आए, चींटी के पर निकल आए, चींटी पहले फ्लोर पे चली, ठीक, वहां कॉर्नर से चली जहां ओरिजिन था हमारा, एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0, वहां से चींटी ने चलना शुरू किया फ्लोर पे। तो फ्लोर पे कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, 2, एक्स और वाई, ये वाला प्लेन एक्स वाई। अब वो नीचे आके एकदम से उड़ना शुरू किया ऊपर, पहले एक्स वाई बदला बेंजी ने, अब उड़ना भी शुरू कर दिया, अब हाइट भी ले रही है, जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, 3। तो मोशन इन ए स्पेस, इन ए स्पेस, तो स्पेस वाला जो मोशन होता है उसे कहते हैं हम 3 डायमेंशन मोशन, 3D मोशन, 2D मोशन, मोशन इन ए प्लेन, 1D मोशन, मोशन इन ए लाइन। तो ये चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। 10th क्लास के बाद थोड़ा सा अजीब लगेगा पढ़ने में, लेकिन इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, समझने की कोशिश कीजिए बस। नाउ आगे चलते हैं। मोशन इन ए प्लेन क्या है, when a body in motion and two coordinate change simultaneously, this is called motion in a plane। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे तो आपके टीचर को भी अच्छा लगेगा, आपको शाबाशी देंगे कि वाह बेटा कितने अच्छे नोट्स आपने बनाए हैं। तो मोशन इन प्लेन का आप स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, व्हेन ए बॉडी मूव इन ए प्लेन, जब कोई बॉडी किसी प्लेन में मूव करती है, चींटी मूव करते आ रही है और मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं वहां पे जहां सभी कोऑर्डिनेट 0 0 है, और वहां जाके मैं चींटी को कहता हूं चींटी चींटी आप कहाँ हो। तो चींटी क्या कह रही है, मैं तो यहां हूं। कहाँ हूं, यहां। अब कैसे पता चलेगा उसकी डायरेक्शन क्या है, किधर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितनी दूर है, डायरेक्शन क्या है, एंगल क्या है, नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो व्हेन ए बॉडी मूव इन ए प्लेन वी नीड या वी वांट टू चेक एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की हम एग्जैक्ट लोकेशन पता करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स मैग्नीट्यूड, हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड तो है, बट उसकी डायरेक्शन भी तो चाहिए, वो भी तो जरूरी है। ठीक है, तो व्हेन वी वांट टू चेक द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर्ड, दो चीजें हमें चाहिए क्या, जब किसी चीज की पोजीशन हमें निकालनी हो, वी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यहां से खेला शुरू होता है हमारा इस चैप्टर का। जब कोई चीज किसी प्लेन में मोशन करती है तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे चाहिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको। मैंने आपको कहा ये हमारा एकेडमी है, स्कूल है जहां पे आप बैठे हैं। ठीक है जी, अब इस स्कूल से मैं आज फिजिक्स की बुक अपने घर भूल के आ गया। सोच लीजिए, फिजिक्स की बुक मैं घर भूल आया भाई, और मैंने कहा आप लोगों से कि भाई मेरी फिजिक्स की बुक तो देखो घर पे रह गई। और कौन बच्चा है जो घर जाएगा, तो बच्चों में तो एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है, जैसे अरे सर के घर जाने का मौका मिलेगा।
ठीक, चलो घर चलते हैं, देखते हैं, ठीक है, मैम से नमस्ते करेंगे जाके, ठीक है, मैम से मिलने का मौका मिलेगा, मैम से थोड़ी बॉन्डिंग बना लेंगे जिससे प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे लग जाएंगे, यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर देंगे सर, मैम को बोल दिया करेंगे। बच्चों के पता नहीं क्या क्या मन में चल रहा होता है, कुछ के चल रहा भी होता है, कुछ के नहीं भी चल रहा, तो सब एक जैसे नहीं होते, ठीक है। चलिए, मैंने कहा भाई मेरी फिजिक्स की बुक घर पे रह गई और आप लोगों को घर पे जाना है और मेरी बुक लेके आनी है। आप एक्साइटमेंट में इतने उतावले हो गए, आपने कहा सर मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, 4-5 ने हाथ उठाया। और सर मेरे पास साइकिल है, एक कहता है सर मेरे पास स्कूटी है। तो मैंने उस स्कूटी वाले को कहा भाई तू थोड़ा जल्दी चला जाएगा, जल्दी आ जाएगा, तू जा। अब वो एक्साइटमेंट में एकदम से चाबी निकाल के भागा अपने बैग से, और उसने जाते सर कितनी दूर है घर? मैंने कहा बेटा 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अब वो जा रहा है, स्कूटी पहलते हुए जा रहा है, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे ब्रेक लगाई जाके, अपने लेफ्ट में देखा, अपने राइट में देखा, वहां पे कोई घर नहीं है। जैसी लोकेशन मैंने बताई थी कि भाई रेड कलर का गेट होगा, डबल स्टोरी बिल्डिंग है, राइट, तो ऐसा कोई घर उसको नहीं मिला। तो देख रहा है यहाँ तो कुछ भी नहीं। उसको एक कोठा जरूर दिखाई दिया वहां पे सड़क के किनारे, और इस कोठे पे क्या लिखा हुआ था? इसके शटर पे लिखा हुआ था भाई ठेका, आगे तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, देसी। स्माइल आई फेस पे, ठीक है, चलो खैर गलत बात है, इसको मिटा देते हैं भाई। ठेका देसी शराब नहीं, कुछ और भी हो सकता है रेडी वाला, छोले कुलचे वाला था वहां पे, क्या था? छोले कुलचे वाला, ठीक है। अब तुम वापिस आए, आके मेरे को कह रहे हो सर मैं पूरे 2 किलोमीटर गया लेकिन मुझे आपका घर नहीं मिला। मैंने कहा और क्या मिला? आपने बता दिया जो मिला था, मैंने एक धप दिया आपको, एक लगा दे। अरे भाई जाने से पहले ये तो पूछ लेता जाना किस डायरेक्शन में है। मेरा घर तो 2 किलोमीटर पे ही है, लेकिन इधर नहीं है, इधर है, यहाँ पे है मेरा घर तो 2 किलोमीटर। तो किसी भी चीज की पोजीशन के लिए पोजीशन के लिए कितने चीजें जरूरी है? मैग्नीट्यूड, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड, और किधर जाना है, जो ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी जरूरी है, किधर डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी, फिजिक्स में बहुत क्वांटिटी आपने पहले चैप्टर में पढ़ी है, अलग अलग क्वांटिटी, तो बट कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए 2 चीजें चाहिए बॉस, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, या जिनके पास 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, इन्हें कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब अगले दिन क्लास लेक्चर में आप आए मेरे पास, मैंने कहा बेटा टाइम क्या हुआ है? अब आप सोच में पड़ गए, कभी कल की तरह कुछ गलती ना कर बैठो। आपने कहा सर बजे तो 10 है, अब आप सोचे पड़ गए किस डायरेक्शन में बजे। नहीं, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, 10 ही बजे हैं, किस डायरेक्शन में बजे है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सभी डायरेक्शन में एक जैसे बजे है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 5 किलोग्राम चीनी ले आओ, मांस मंगाया, आपको सर की डायरेक्शन से लेके आओ, कहीं से भी ले आओ, 5 किलोग्राम चीनी चाहिए हमें, तो समझ में आया, कहीं से भी ले आओ भाई। तो मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है बट इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए कैसी क्वांटिटी है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, उन्हें कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, ठीक। जैसे सर आपको पता है मैं सुबह से बहुत चल चुका हूं। कितने चल चुके, किस दिशा में चले, कोई मैटर नहीं करता, कितने चल चुके हो, कितने स्टेप चले, वो मैटर करता। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। मैंने आपको कहा जरा थोड़ा सा सरकना, आपने कहा सर कितना सरकूं और किधर सरकूं, जहां कितना और किधर ऐड हो जाए, लिसन टू मी केयरफुली, जहां कितना और किधर ऐड हो जाए तो वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? यस, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने कहा थोड़ा सा भाई सरकना, आपने कहा सर कितना सरकूं, मैंने कहा 2 मीटर सरकूं। अब आप दूसरा सवाल क्या पूछोगे? सर नॉर्थ में सरकूं, ईस्ट में सरकूं, वेस्ट में सरकूं, साउथ में सरकूं, ऊपर सरकूं, नीचे सरकूं, किधर सरकूं सर?
डायरेक्शन, सरकने की क्या है, डायरेक्शन है। उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेस होना, एक जगह से दूसरी जगह सरक जाना, शिफ्ट हो जाना, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है जी। अब मैंने कहा जरा 5 न्यूटन का फोर्स लगाना, अब मैग्नीट्यूड तो दे दिया, 5 न्यूटन का लगाना है। अब आप क्या पूछोगे, सर किधर लगाओ, कहीं गलती ना कर बैठो फिर धपना लगे एकदम से, राइट। तो 5 न्यूटन कितना लगाना है और किधर लगाना है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, यस वेक्टर। और वर्क, मैंने कहा जरा थोड़ा कार्य करना, जरा ये काम करना, आपको काम करने का, आपने काम कर दिया, किस डायरेक्शन में किया कोई मैटर नहीं करता, मेरा काम हो गया। तो वर्क क्या है, स्केलर। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होगी, कौन सी स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है। मैंने कहा एक पार्टिकल है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, कैसी क्वांटिटी है, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। कोई भी पार्टिकल 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब वो किसी भी डायरेक्शन में लगाए क्या फर्क पड़ता है, बस चक्कर देखने कितने लगा रहा है 1 सेकंड में, 5 चक्कर लगा रहा है, तो 5 क्या उसकी, यस फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, राइट। तो इस तरीके से हमें स्केलर और वेक्टर में फर्क पता आना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड as well as direction, इन्हें क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे पता लगेगा, क्वांटिटी तो बहुत सारी है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कहती है, चौहान साहब अगर मैं कहीं फिजिक्स में आ जाऊंगी तो मुझे पहचानोगे कैसे। तो मैंने कहा ठीक है पहचान लेंगे, तुम एक अलग से नोटिफाई कर देते, अलग से तुम्हें रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बना देते हैं। बोले कैसे, मैं 2 तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। किसको कह रहा हूँ मैं, वेक्टर क्वांटिटी को। भाई मैं आपको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। उसने कहा कैसे, एक है एल्जेब्रिकल मेथड। क्या, एल्जेब्रिकल मेथड। तो एल्जेब्रिकल मेथड में कोई भी अल्फाबेट लेंगे और उसके ऊपर एक एरो मेंशन कर देंगे बस। ये एरो मुझे ये बताता है कि ये जो लिखा हुआ है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, ए फॉर एक्सेलरेशन होता है हमारी फिजिक्स में। तो ये एक एक्सेलरेशन है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एरो सिर्फ मुझे एक इंफॉर्मेशन देता है, दैट एरो गिव्स ओनली इन्फो, एक इन्फो देता है दैट कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन नहीं बताता ये, नॉट डायरेक्शन। कभी ये सोचो ये डायरेक्शन भी बता देगा, भाई इसकी डायरेक्शन इधर एक्सेलरेशन की, नहीं ये डायरेक्शन नहीं बताता, केवल इन्फो देता है क्या, कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं बताएगा। अगर कहीं मैंने लिख दिया v और इसके ऊपर वेक्टर, v फॉर तो स्पीड भी होता है, v फॉर वेलोसिटी भी होता है, तो अब ये क्या बन गया, यस वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी। तो किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर आपको एरो लगा नजर आए तो समझ लेना वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके पास 2 चीजें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। दूसरा तरीका क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का, जियोमेट्रिकल मेथड या जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसमें हमें डायरेक्शन का नॉलेज होना अति आवश्यक है। डायरेक्शन क्या होती है हमारी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। अब मैंने कहा कि भाई 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, आपने कहा किधर लगाओ, ईस्ट में। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं 5 यूनिट लेंथ की एक लाइन बनाऊंगा और एक एरो बना दूंगा ईस्ट में। तो ये एक ग्राफ, इस ग्राफ का इस एरो के पास 2 चीजें हैं, एक तो है इसकी ये लेंथ 1 2 3 4 5 यूनिट है, देखो 1 2 3 4 5। तो इसकी टेल है, ये क्या है, टेल। ये टेल इसकी क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। तो एरो की टेल हमें क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड कितना है। और ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन।
ये डायरेक्शन बताएगा। अब मैंने एक एरो बनाया और पूछा क्या है, हमें नहीं पता जी क्या है, लेकिन इतना जरूर है वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है, 5 यूनिट मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, यस नॉर्थ डायरेक्शन है। हमें नहीं पता क्या है, लेकिन जो भी है 5 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है, इसकी टेल बता रही है, इसकी लेंथ 5 यूनिट है, और डायरेक्शन क्या है इसकी, नॉर्थ है। ये है। अब इस एरो ने ये अकेला महसूस कर रहा है, अकेलापन कह रहा है, इसको कह रहा है अलजेब्रिकल मेथड को, देख भाई तेरे में एक कमी है, तेरे से नाम तो पता लग जाता है बट तू कितना और किधर है ये नहीं पता लगता तेरे से। भाई अगर कहीं v लिखा है वेक्टर v, हमें ये तो पता है वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, बट ये कितनी है और किधर है ये नहीं पता लगता इससे। और इस वाले मेथड में हमें ये पता लग जाता है कि कितना और किधर है, बट ये है क्या ये नहीं पता लगता। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मिला दूं, और ऐसे लिख दूं, तो पता लग गया ये एक्सेलरेशन है, इसमें अलजेब्रिकल मेथड भी आ गया और ग्राफिकल मेथड भी आ गया हमारा। तो क्या है, एक्सेलरेशन है, कितना है 5 यूनिट है, किधर है ईस्ट डायरेक्शन में है, हो गया। तो इसलिए किसी भी वेक्टर के ऊपर हम कई बार इस तरीके से वेक्टर ए, पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले वेक्टर बी, इस तरीके से लिखेंगे। इसमें दोनों मेथड हमारे यूज हो जाते हैं। हमें पता लगे वेक्टर कोई क्वांटिटी है बी जो कि एक वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन ईस्ट में है और ये इसका इतना लेंथ मैग्नीट्यूड है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, याद रखिए, उसके एरो की लेंथ भी ज्यादा होगी। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, बट ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे आ जाते हैं थोड़ा सा जियोग्राफिकल मेथड में, अलजेब्रिकल मेथड में। तो अलजेब्रिकल मेथड में इसके पास क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं। ठीक है जी, इसके पास बेटा दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड और एक है इसके पास डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मोड ऑफ ए के अंदर इसको लिखेंगे, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से। अभी ध्यान रखिए बस ए कैप है इसकी डायरेक्शन, ये ए कैप है, तो डायरेक्शन को ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे और मैग्नीट्यूड को मोड ऑफ ए। अभी ए कैप कहां से आया, यूनिट वेक्टर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही है। ओके, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है समझ में आएगा। मतलब ये है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड और इनटू में डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है इसकी, ए कैप। तो इसको लिखने का तरीका ये भी है और यहां से मैं इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकता हूं। ठीक है, आगे निकालेंगे यूनिट वेक्टर में। ठीक है, चलिए जियोग्राफिकल मेथड हो गया। अब इसके बाद है भैया हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर। लाइक वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनकी नेचर सेम हो, कैरेक्टर सेम हो। नेचर का मतलब क्या है, कैरेक्टर। जैसे वेलोसिटी है तो दूसरा भी वेलोसिटी होना चाहिए, फोर्स है तो दूसरा वेक्टर भी फोर्स होना चाहिए, दो फोर्स लग रहे हो कहीं पे। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर जिनकी नेचर सेम होती है, जैसे सेम कैरेक्टर, सेम डायरेक्शन में भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और कैरेक्टर सेम होना चाहिए, मतलब नेचर सेम होनी चाहिए। नेचर सेम होने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, ये मेरे पास नदी का पानी इधर बह रहा है, इधर बोट है, ये बोट है, इस बोट पे नदी का जो पानी है वो इधर फोर्स लगा रहा है F1। बोट का जो इंजन है वो इधर फोर्स लगा रहा है, कितना, F2। तो देखो नेचर सेम है, नेचर क्या है, सेम है इनकी, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है। ठीक है, तो
अब इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, लाइक वेक्टर, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो क्या डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसलिए ये क्या है हमारे लाइक वेक्टर नहीं है। लाइक वेक्टर कब बनते ये, लाइक वेक्टर ये तब बनते जब नदी का पानी बोट के ऊपर फोर्स लगा रहा हो इस तरफ F1 न्यूटन, और नदी का जो बोट का जो इंजन है, मतलब बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही हो F2। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है बट अब डायरेक्शन सेम है और नेचर भी सेम है, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है। तो इस कंडीशन में इन दोनों वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, लाइक वेक्टर। चलिए आगे, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर में सब कुछ इक्वल होगा, डायरेक्शन भी इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड भी इक्वल, डायरेक्शन भी इक्वल, और कैरेक्टर मतलब क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये ए ये बी, इन अगर ये सेम नेचर के तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, इनको लिखा जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अपने नोट्स मेंटेन करना मत भूलिएगा, बहुत अच्छे नोट्स आपके बनने वाले हैं यहाँ से। चलिए इसके बाद है हमारा यूनिट वेक्टर, आ गया रे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये बताइए मैंने क्या बनाया, ये एक्सेलरेशन बनाया जी मैंने, और 1 2 3 4 यूनिट का एक्सेलरेशन है। डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, वेरी गुड। अब मैं क्या करता हूं, इसका ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट ये ले लेता हूं, यहां से इसको अलग निकाल लेता हूं, इतने पार्ट को। ये मैग्नीट्यूड कितना है, यस 1 यूनिट, इसको अलग से निकाल लिया, बट डायरेक्शन तो है इसके पास। ठीक है, ये है पेरेंट वेक्टर, पेरेंट बापू है बापू, और ये क्या है इसका बच्चा। ठीक, और बापू और ये क्या है बच्चा, सरनेम तो सेम है, मतलब सरनेम का मतलब क्या है, डायरेक्शन। जैसे मैं चौहान हूं, मेरे पिताजी का गोत्र भी क्या है, चौहान है, सीधी सी बात है। तो गोत्र तो सेम है, सरनेम तो सेम है, लेकिन है तो उनके बच्चे। ठीक है, ये है बापू ये है बेटा। अब भाई अगर मैं इसको भी ऐसे ही लिख दूं, ये सोच के डायरेक्शन तो वही है ये भी एक्सेलरेशन का बच्चा, तो ये गलत होगा। बाप बेटे में कुछ तो फर्क होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, जब कोई पेरेंट्स अपने छोटे बच्चे को धूप में लेकर बाहर निकलते, भी गर्मी पड़ रही है ना पूरी, तो क्या लगाते हो सर के ऊपर, कैप, कैप ढक देते हैं बच्चे को, ताकि पहचान है भाई बच्चा है, कैप लगा दी, धूप से बचा रहे। तो इसके ऊपर भी हम क्या लगाएंगे, कैप लगाएंगे। तो ये बन गया यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 1 यूनिट। मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट। डायरेक्शन क्या है, वही है जो पेरेंट वेक्टर की है, डायरेक्शन वही है ईस्ट, इसकी डायरेक्शन भी ईस्ट है, बट इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट। तो इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ फुल वेक्टर which have only 1 unit magnitude and direction along full vector। डायरेक्शन इसकी फुल वेक्टर के along ही होगी, और इसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। सो गाइस, जब इसको लिखने का तरीका देखिए, मैं इस वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं। वेक्टर ए को लिखने का तरीका 1 2 3 4 यूनिट है। फॉर क्या सही है, नहीं, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। नंबर क्या स्केलर है, तो वेक्टर के बराबर नहीं हो सकता ये, इसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन देने के लिए अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, 4 1 जा, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट है, तो 4 1 जा 4, बट ए कैप आने से इसके पास क्या आ जाएगी, डायरेक्शन। ये हो गया। तो इसके मैग्नीट्यूड को 4 क्या है इसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो कि 4 है, और साथ में इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो जनाब, तो वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। अब हमें पता है यूनिट वेक्टर एक ऐसी चीज हमारे हाथ में लग गई जिसके पास डायरेक्शन तो है, बट मैग्नीट्यूड उसका 1 यूनिट है, और किसी में भी उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट डायरेक्शन आ जाएगी मल्टीप्लाई करने से। सो गाइज, मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y एंड z। अगर कोई चीज x डायरेक्शन में जा रही है, मैंने कहा
1 मीटर एक्स डायरेक्शन में गए, 1 मीटर वाई डायरेक्शन में गए, 1 मीटर जेड डायरेक्शन में गए, तो पता कैसे लगेगा? तो हमने एक्स एक्सिस को एक यूनिट वेक्टर दे दिया कि जब भी कोई एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी एक पहचान बना लेते हैं, उसमें हम आई कैप, मैग्नीट्यूड कितना है आई कैप का 1 यूनिट, डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस की, और वाई डायरेक्शन को दे दिया जे कैप, और जेड डायरेक्शन को दे दिया के कैप। तो के कैप अगर मैं कहता हूं कि भाई किसी की डिस्प्लेसमेंट 2 आई कैप, तो इसका मतलब है वो एक्स डायरेक्शन में गया 2 मीटर। अगर मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले वो एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर गया, फिर वाई डायरेक्शन में 3 मीटर गया, और आपको मिल जाएगा। आप एक्स डायरेक्शन में 2 जाओ 1 2 1 2, एक्स में 2 जाओ और फिर वाई में 3 1 2 3, यहां मिलेगा आपको। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर और ये 3, तो 2 के साथ आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की डायरेक्शन आ गई, 3 के साथ जे की मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की डायरेक्शन आ गई। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए हमारे 2 और 3, और ये क्या है इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कितना डिस्प्लेस हुआ, तो ये एस तैयार है हमारा। तो इस तरीके से हम इनको कहते हैं आई जे के, इनको कहते हैं यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर, आई इन एक्स डायरेक्शन, समझ गए होंगे आप, जे इन वाई डायरेक्शन, ठीक है जी, और यूनिट वेक्टर के इन जेड डायरेक्शन। तो ये एक्स वाई आई कैप, सॉरी आई कैप जे कैप के कैप, ये सब क्या हमारे यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर है। आई कैप एक्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, जे कैप वाई की डायरेक्शन, और के कैप जेड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए है ना। अब इसके बाद नेगेटिव वेक्टर, 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट अपोजिट डायरेक्शन हो, इन्हें कहते हैं हम नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर ए वेक्टर बी बोथ आर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है बट डायरेक्शन अलग है, और इनको ऐसे लिखा जा सकता है वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। ओके, चलिए इसके बाद है को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ये क्या है? ये है एयर की वेलोसिटी, एक बोट है पॉन्ड के अंदर है, तालाब के अंदर नहीं भाई नदी में है, ठीक है। ये है हवा की वेलोसिटी, हवा बोट को इधर धकेलना चाहती है, और ये है पानी की वेलोसिटी, वाटर की वेलोसिटी, पानी बोट को इधर लाना चाहता है, हवा इधर लाना चाहती है। आप ही बताओ किधर जाएगी? यस, इधर जाना शुरू कर देगी बीच में। यही चीजें पता लगाने के लिए कि जब एक बॉडी के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी लग रही हो, 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लग रहे हो या वेलोसिटी लग रही हो, तो उसकी रिजल्ट किधर निकलेगा, यही फाइंड आउट करने के लिए हमने एक नया चैप्टर बनाया है वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर ही बताएगा हमें, तो इन्हें कहते हैं हम को इनिशियल वेक्टर। तो दोज वेक्टर विच हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। इसके बाद अगला को प्लेनर वेक्टर, प्लेन का जिक्र किया था मैंने, एक ही प्लेन में जो 2 वेक्टर होते हैं उनको कहते हैं कोप्लेनर। और को लीनियर वेक्टर, एक ही लाइन में लगने वाले जो वेक्टर है उनको क्या बोलते हैं? को लीनियर वेक्टर। चलिए इसके बाद है नल वेक्टर, खत्म, टाटा बाय बाय, वो वाला वेक्टर है नल वेक्टर। मतलब डायरेक्शन है इसके पास बट मैग्नीट्यूड इसका 0 यूनिट होता है। ऐसा नहीं कि इसके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन होती है बट ए वेक्टर विच हैव 0 मैग्नीट्यूड, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन 2 इक्वल वेक्टर, 2 इक्वल वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो आपको क्या लगेगा? 0 है सर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों कट जाएंगे। नहीं, 0 नहीं होगा, नल वेक्टर होगा। तो 2 इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? एक नल वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट की जो लेंथ है उसको हम क्या बोल देते हैं? नल वेक्टर। पॉइंट क्या होता है? इसकी कोई लेंथ है ही नहीं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। डायरेक्शन होती है इसके पास, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा लोकेलाइज्ड वेक्टर। ये वेक्टर है ए, ये अपनी इस पोजीशन से नहीं सरकेगा भाई, अपनी फिक्स रहेगा, यहां से घूम सकता है, जैसे घड़ी की सुइयां होती है ना, घूम सकती है लेकिन अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगी। ऐसे वेक्टर को कहते हैं लोकेलाइज्ड वेक्टर। तो ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड,
टर्निंग इज अलाउड, शिफ्टिंग नॉट अलाउड। जगह नहीं बदल सकता, टर्न कर सकता है, घूम सकता है एक ही पॉइंट के चारों ओर। नॉन लोकेलाइज्ड, फ्री टू मूव, आजाद है, शिफ्ट भी हो सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, उसे कहते हैं नॉन लोकेलाइज्ड वेक्टर। सो गाइज ये था हमारा इंट्रोडक्शन, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन 2 डायमेंशन। अगले लेक्चर में हम वेक्टर को बिल्कुल फिनिश करेंगे और इसमें वेक्टर्स के एडिशन किस तरीके से करते हैं, ट्रायंगल ला क्या है, पैरेललोग्राम ला क्या है, पॉलीगॉन ला क्या है, और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है अगले लेक्चर्स में। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, समझ गए होंगे, नोट्स बनाने हैं आपने अच्छे से, बिल्कुल सजा के, फोटो खींचकर भेज सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपने काम करना है। 10th पास आउट करके आए हैं तो आराम नहीं करना है, अभी रिजल्ट आया अभी तुम आराम करेंगे, आराम नहीं करना है, पूरा काम करना है। पूरी फिजिक्स A to Z आपको मैं देने वाला हूं इस चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर करेंगे मेरा मनोबल बढ़ेगा। अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा, नए नए टॉपिक डाल दूंगा, ठीक है, नए नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन डाल दूंगा वीडियोज में। वो तभी तो होगा भाई, जब तुम सहारा दोगे, मुझे सपोर्ट करोगे, तो सपोर्ट तो करना पड़ेगा। सो गाइज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दबा के। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।